नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज हमारे साथ न्यूज रूम में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आगरा का भागीरथ कहा जाता है। सतयुग में तो हमने भागीरथ का नाम सुना था, लेकिन इस समय इन्हें क्यों भागीरथ कहा जाता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने चुनावी राजनीति में अपनी शुरुआत थोड़ा देर से की, लेकिन जब शुरू की तो वो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना, हैट्रिक लगाना, इन्होंने सीधा हैट्रिक लगा दी। और इस समय प्रदेश की उच्च शिक्षा का जो पूरा भार है वो इनके कंधों पर है। आज हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं योगेंद्र उपाध्याय जी। आप उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। नमस्कार सर, न्यूज रूम में नेताजी में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये भागीरथ नाम आपको कैसे मिला? आगरा में बरसों बरस से पानी की समस्या थी और आम जनमानस उससे पीड़ित था। खाकपति से खरबपति तक चाहे जो हो, पानी की समस्या से हर इंसान पीड़ित था। उसको दूर किया मैंने। आगरा में एक प्रोजेक्ट आगरा के लिए पड़ा हुआ था, क्योंकि 3 ऑप्शन थे आगरा वासियों के लिए। या तो यमुना पे बैराज बनाया जाए, या फिर चंबल से पानी अपलिफ्ट करके आगरा को लाया जाए, और या एक ठंडे बस्तों में पड़ा हुआ एक गंगा जल प्रोजेक्ट था, जहां बुलंदशहर से गंगा को आगरा लाना था, वो था। तो मैंने वो ऑप्शन स्वीकार किया कि इस ऑप्शन को आगरा के लिए पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब मैं चुनावी राजनीति में गया और गली गली मैंने पानी की समस्याओं को, ख़ासतौर से महिलाओं को दूर दूर से पानी लाते हुए देखा, तो मैंने संकल्प लिया, एक अहद किया कि मैं आगरा की पानी की समस्या का निदान करूँगा, और मैं उसमें जुटा। 9 जनवरी 2019 आगरा वालों के इतिहास में वो तारीख, आगरा के इतिहास में तारीख बना, जिसमें मेरे नेता मोदी जी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। तो जो मैंने प्रयास किया उसके लिए, वैसे तो मेरा मानना है कि करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, लेकिन आगरा की जनता मुझे प्यार से भगीरथ ऑफ आगरा कहती है। बिल्कुल सर, राजनीति की अगर बात की जाए, हालांकि आप छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में आना ये कि जब मेरा स्वभाव से एक बागी प्रवृत्ति थी जी। किसी भी अव्यवस्था को या विसंगति को देखना मेरी फितरत में नहीं था। तो जब मैं देखता था स्टूडेंट लाइफ में कि कहीं पर छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है या छात्रों की जेन्युइन बातों को नहीं माना जा रहा, तो फिर मैं उसके लिए बगावत करता था और उसके लिए छात्रों के लिए लड़ता था। तो लड़ने वाले को नेता कहा जाने लगा, और वो धीरे धीरे मुझे राजनीति की ओर प्रेरित किया, और एक समस्याओं से लड़ने जूझने की एक फितरत बनी, जिसने राजनीति मुझे आगे बढ़ाया। बिल्कुल सर, एक लंबे समय से आप राजनीति में हैं। अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए तो क्या आप वक्त दे पाते हैं अपने परिवार को भी? हालांकि हमने जब रिसर्च की तो जाना कि आपका जो परिवार है वो भी पूरी तरह से आपके इस क्षेत्र को, आपकी राजनीति को पूरी तरह से अपना सपोर्ट देता है। ये स्वाभाविक है कि जब राजनीति में आदमी होता है तो राजनीति आज की स्थिति में पूरा समय मांगती है। जनता की भी अपेक्षा रहती है कि जो उनका नेता है पूरा समय उनके बीच में रहे, उनकी हर समस्या में उनके साथ जो खड़ा रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से परिवार का समय से कटौती करके ही हम समय दे पाते हैं, और ये हर राजनीतिक नेता के परिवार का भी सेक्रीफाइस होता है जो उनको आगे बढ़ाता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में, जब चुनाव की राजनीति आती है या जन समस्याओं के निपटाने की राजनीति आती है, उसमें जुटता है। जैसे मैं अब जब मंत्री बन गया हूँ, तब से मुझे आगरा में रहना अपेक्षाकृत कम हो पाता है। तो उस समय जन समस्याओं का प्रभावी निराकरण परिवार के लोग करते हैं। परिवार के लोग बीच बीच में जाते हैं, मोहल्लों में, गली में, बस्ती में, और उनकी समस्या का निदान करते हैं। तो मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। बिल्कुल सर, छात्र नेता से शुरुआत आपने कर दी थी, बावजूद इसके कह सकते चुनावी राजनीति में इतना लेट क्यों आए? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता था। मैंने जब छात्र राजनीति शुरू की तो मेरी एक वैचारिक पृष्ठभूमि विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई थी, और विद्यार्थी परिषद के बाद यानी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, जो भी कह सकते हैं आप अपने समय में, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मुझे 1989 में पार्षद का टिकट दिया जी, और मैं आगरा में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला पार्षद बना। जनता का मुझे स्नेह मिला।
उसके बाद एक लंबा समय हुआ, दूसरी बार भी टिकट मुझे मिली, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा और कार्यकर्ताओं को आने दीजिए। और विधायक का अवसर ज़रूर मुझे देर में मिला, लेकिन जब तक पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब तक मैं चुनावी रणनीति में नहीं आया, राजनीति में नहीं आया। पार्टी ने 2012 में पहली बार टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा। ईश्वर की कृपा से उस सीट से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव में हार रही थी, लेकिन जनता ने मुझे जिताया। जी सर, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अगर शिक्षा और ख़ासतौर से उच्च शिक्षा की बात की जाए तो आपको किस तरह की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो नज़र आती हैं आपको? देखिए, उच्च शिक्षा या शिक्षा कह लीजिए, उत्तर प्रदेश की जी बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था थी। किसी भी प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, किसी देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक दल युवाओं को ये कहे कि हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे, आप हमको वोट दीजिए। यानी उस तर्ज पर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नकल की आज़ादी दूंगा। इस तर्ज की राजनीति चल रही थी और उसने उत्तर प्रदेश में राजनीति का पटवारा किया। तो जब योगी जी को ये सरकार बनाई योगी जी ने, उस समय शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। योगी जी 1 में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाए और योगी जी 2 में एक मापदंड स्थापित किए। तो उन सब व्यवस्थाओं से जूझना, पेपर लीक होना, अब उच्च शिक्षा में पेपर लीक होने की घटनाएं नहीं मिलती। नकल अपेक्षाकृत बहुत कम हो गई है, कहीं कहीं होती है, उसमें प्रभावी कार्रवाई होती है, क्योंकि नकल रोकने को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है हमने। तो अब वो समस्याएं निदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक भी विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में नहीं था, आज सर्वाधिक विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में है। सर, आपने पेपर लीक का जिक्र किया, लेकिन अभी हाल ही में देखिए कई ऐसे मामले भी सामने आए। अभी देखिए नीट को लेकर भी जो मामला है वो अभी तूल पकड़ा हुआ है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पेपर लीक मामले को लेकर और भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, पेपर लीक हमारे यहाँ भी होते थे जी, और जब मैं उससे पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता था पेपर लीक करने वालों को, उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को। जब मैंने ये दायित्व संभाला, माननीय योगी जी ने मुझको दिया, तो पहला पेपर लीक मेरे कार्यकाल में भी हुआ, लेकिन मैंने तुरंत उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा। मैंने वीसीज को बुलाया कि क्या है सब मामला, तो मालूम पड़ा कि पेपर लीक कहाँ से हो सकता है, सब पूरी व्यवस्था को देखा। तो जैसे पेपर एक नोडल सेंटर पर रखे जाते थे, नोडल सेंटर पर भी गत्ते के कार्टून में रखे जाते थे। वहाँ से एक कार जाती थी और 10 सेंटर्स पर पहुँचाती थी। यानी सुबह 4 बजे निकलना और 6:30 बजे तक पहुँचाना, इस बीच में बहुत बड़ा दायरा है, पेपर लीक हो सकता था। तो मैंने सबसे पहला काम किया, तो गत्ते के कार्टून की जगह टीन के बॉक्स में पेपर जाएंगे। दूसरा, एक कार एक सेंटर के लिए, नोडल सेंटर कोई भी इतनी दूरी से नहीं होगा जो आधा घंटे की दूरी पर हो, नोडल सेंटर से सेंटर्स। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद छात्र की उपस्थिति में, किसी एक छात्र की में, शिक्षक की उपस्थिति में और प्रिंसिपल की उपस्थिति में वो पेपर खोला जाएगा, सील खोली जाएगी, जिससे कि इन सब की उपस्थिति में वो खुले। और उस कार में, जो कार उसको ले जाएगी, उसमें जीपीएस सिस्टम होगा। तो अब उत्तर प्रदेश में तो ये घटना नहीं हो रही, जहाँ हो रही हैं उनको भी वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे और ये घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल आपसे कि सार्वजनिक जीवन की बात करें तो कई बार आपका नाम विवादों में आया है, हालांकि आप इनसे उबर भी गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ते ही क्यों हैं? कैसे मैं नहीं पढ़ा जी, वो तो झूठ सामने आया बिल्कुल। एक व्यक्ति, किसी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके माध्यम से, किसी ने अपने स्वार्थ में, क्योंकि देखिए एक विडंबना है और आज से नहीं अनादिकाल से है कि यदि कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं धरती पर, इंद्र का सिंहासन हिलता है जी। कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से राजनीति में या जनता के कामों में जुटता है तो उसको यही सोचा जाता है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव लड़ना चाहता है। मेरा बेटा आगरा ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, जनता की सेवा में जुटा हुआ था। तो वहाँ कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये अब टिकट प्राप्त है, क्योंकि जनता की आवाज़ तो खलक की निकल रही थी कि इसको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी दिलचस्पी ऐसी नहीं थी। तो उस आड़ में उन्होंने एक कैसा बकुआ तैयार किया कि एक व्यक्ति को मरा हुआ बताया, उसका मृत सर्टिफिकेट तैयार किया, फिर उसके लड़के को, फर्जी लड़का, कोई उस नाम का लड़का ही नहीं था, उसको एक बताया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया। फिर तीसरा उसने किया
कि एक उसकी पुत्रवधू तैयार की जो दूर दूर तक उससे संबंध नहीं था, और उसको वहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट बताया उस जगह का, और ये बताया कि इन सब के ऊपर अत्याचार योगेंद्र उपाध्याय कर इनको बेदखल करना चाहते हैं। जब टहल सिंह जिंदा निकल आया, मेरा सौभाग्य था कि टहल सिंह जिंदा निकल आए और वो पंजाब से पुलिस ने बुलाया तो बोले मैं जिंदा हूँ, मैं टहल सिंह हूँ, ये मेरा पुत्र है 3, ये कोई सुखबीर सिंह नाम का मेरा कोई पुत्र नहीं है, ये उमा देवी कोई मेरी पुत्रवधू नहीं है, और ये जो केयर टेकर बताया जा रहा है ये मेरा कोई केयर टेकर नहीं है। तो इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया था, और सिर्फ मकसद ये था कि इनके बेटे को उस रेस से हटाया जाए जिस रेस में वो मान रहे थे, जबकि स्वयं नहीं था वो। बिल्कुल। सर देखिए, अभी विवादों की बात हमने की, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है अगर राजनीति की बात करें, इस स्ट्रेस को कैसे आप दूर करते कह सकते हैं? वर्क का जो स्ट्रेस है उसको किस तरीके से दूर करते हैं? देखिए, बात सही है कि राजनीति में विवाद जुड़ा हुआ है, राजनीति और विवाद चोली दामन के साथ है, तो इसको मैं बड़े स्वस्थ परंपरा से देखता हूँ कि जो कुछ नहीं करते वो कुछ करने वालों पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता, देर जरूर हो सकती है, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं होता। तो अंततः वही पराजित होते हैं, बेनकाब होते हैं। आज उनको मुंह की खानी पड़ी, जनता उनसे पूछ रही है बताओ ये टहल सिंह कहाँ से पैदा हो गया। बिल्कुल। सर जब आप घर पर होते हैं और राजनीति से थोड़ी फुर्सत मिलती है तो आपको क्या करना अच्छा लगता है? फुर्सत मिलती है ये एक अटपटा शब्द है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन जब भी मिलती है तो मैं अपने नाती के साथ खेलना पसंद करता हूँ जी। मेरे 2 नाती हैं, दोनों बेटों के एक पुत्र हैं, उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ क्योंकि वो बड़े प्यारे बच्चे हैं और उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। सर कभी क्या वाइफ या बच्चे ये शिकायत नहीं करते फैमिली की, आप फैमिली को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं जितना वक्त आपको देना चाहिए? ये ऐसी शिकायतें होती हैं? ये शिकायत मुसलसल है और मैं इस कान सुनता हूँ उसका निकाल देता हूँ उसको। बिल्कुल। सर हमारे न्यूज़ रूम में भी यहाँ हमारे बहुत से सहयोगी हैं जिनके मन में तमाम जो प्रश्न हैं वो हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं जो भी प्रश्न पूछना चाहें। मेरा सवाल चुनाव से ही रिलेटेड है। बीजेपी इस बार चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मैदान में भी उतरी थी, धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे थे, तो इन मुद्दों पर अगर पीएम बात करते हैं, पीएम मोदी बात करते हैं, अमित शाह जी बात करते हैं तो समझ में आता है। जब एक सांसद जनता के बीच में जाता है तो वो भी इसी मुद्दे पे बात कर रहा है, जबकि जनप्रतिनिधि से जनता अपने स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहती है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में ये चीज़ें भी निगेटिव गई हैं? नहीं, चूंकि राष्ट्रीय चुनाव था और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, वो गली कूचों पर, गलियों पर, नाली खरंजे पर नहीं लड़ा जाएगा। तो उन्हीं विषयों को भी प्रत्याशियों ने भी उठाया, हमारे नेतृत्व ने भी उठाया, कार्यकर्ताओं ने भी बताया, तो उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था। नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाए, विधानसभा का चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाए, और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव यानी लोकसभा आदि का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए, इसकी भी जनता को अभी जागरूकता की आवश्यकता है जो देनी चाहिए। तो क्या वजह रही है सर फिर? देखिए, ये जनादेश ऐसा आया कि जीतने वाले को ठीक से हंसने भी नहीं दिया और हारने वाले को ठीक से रोने भी नहीं दिया। ये कुछ ऐसा जनादेश विचित्र आया, लेकिन फिर भी एक इतिहास रचा गया जब मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लगातार प्रधानमंत्री पद को निभाते हुए ली है। तो ये तो शुभ शगुन है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत जो हम लोग अपना अचीवमेंट नहीं कर पाए उसका गुमराह करना कारण रहा विपक्षियों के द्वारा, जिनका हम सही उत्तर शायद नहीं दे पाए या कार्यकर्ता अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाया, ये हम मानते हैं। क्योंकि ये संविधान बदलना, आरक्षण समाप्त करना, ये ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो तथ्यहीन थे, आधारहीन थे, लेकिन इस भ्रामक प्रचार में वो सफल हो गए और एक बहुत बड़े वर्ग का वो वोट इस आधार पर ले गए कि माननीय मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हट जाएगा और उनके हक पर डाका डल जाएगा, जो कि बिल्कुल असत्य निराधार था। सर आप जैसे आप आगरा से आते हैं तो आगरा टूरिस्ट का हब है, तो क्या भविष्य में कोई आगरा में ऐसे प्लान है भारत सरकार की तरफ से जिसमें कि वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ संस्थान खोले जा रहे हों? देखिए, आगरा चूँकि एक पर्यटक स्थल है और देश विदेश के पर्यटक वहाँ पर आते हैं और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम भी किए हैं। वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर हैं उनको सौंदर्यीकरण करना, उनका विकास करना, ये योगी जी ने कराया है। आगरे के इर्द गिर्द चारों तरफ अगर हम शुरू करते हैं मथुरा से,
तो कोसी में देखिए आगरा और इसके आसपास धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ये ऐसे केंद्र हैं जो हर तरह के पर्यटक को इस ओर आकर्षित करते हैं। मैं मथुरा से शुरू करता हूँ कि मथुरा के कोसी का शनि मंदिर धार्मिक स्थल हिंदुओं का मथुरा है, इसमें कोई बात नहीं। सिखों का इतिहास आगरा से जुड़ा हुआ है। 3 वो स्थान जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और उनका एक ऐतिहासिक स्थल है। राधा स्वामी मठ का एक बहुत बड़ा केंद्र आगरा है, वह उनके वहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। आगरा में प्राकृतिक दृष्टि से देखा तो कीठम झील, सूर्य कुटीर, ताज नेचर पार्क ऐसे विलक्षण केंद्र हैं। तो इन सब का विकास हो, एक कोई सामूहिक रूप से विकास हो, तो आगरा को अगर हिस्टोरिकल, रिलीजियस, टूरिस्ट जोन करके विकसित किया जाएगा तो ये जहाँ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं पर कैपिटा इनकम भी होगी, रोजगार के अवसर आगरा वासियों को मिलेंगे और पर्यटकों को आगरा का केंद्र बनेगा। इस ओर हम लोगों का प्रयास जारी है। सर, आपने एक नारा दिया था, ना जाति, ना धर्म, ना नाम, सिर्फ और सिर्फ काम। तो लोग आज आपको आपके काम से ही पहचानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैंने नारा दिया था, ना नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को। और ऐसा नारा कोई राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव दर चुनाव लड़े वो मुश्किल से दे पाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैंने जो संकल्प लिए थे, जैसे पहला दौर मैंने बताया 2012 वाला पानी की समस्या को दूर करना, दूसरे दौर पर जब 2017 में चुना गया तो मैंने एसएन मेडिकल कॉलेज जो हिंदुस्तान के 3 प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में एक था, और उसकी दुर्दशा एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको भी और जनता को भी, कि जब मैं वहाँ पर देखने गया कि इसका विकास कैसे हो, तो वहाँ की छात्राओं ने मुझसे कहा हमारा हॉस्टल देखिए। मैंने कहा हॉस्टल को क्या देखना, मैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने की जगह को देखने आया हूँ। तो बोले कि नहीं आप देखिए तो सही। तो वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूमों में दरवाजे नहीं थे। इससे अंदाज लग सकता है कि उस स्थिति क्या होगी। और आज मेदांता से अच्छी बिल्डिंग बन चुकी है वहाँ पर, और वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी विभाग, अब वो एम्स, मिनी एम्स बनेगा। इसके लिए 17.5 एकड़ ज़मीन और मुहैया कराई है उसको, जो हार्ट ऑफ द सेंटर है वो शहर का, आगरा का, तो वो काम बोलता है। इसी तरीके से मैंने बताया नक्षत्रशाला वगैरह वगैरह। और यही कारण रहा कि पहला चुनाव मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरा मैं 50,000 वोटों से जीता, और तीसरा 57,000 वोटों से जीता। ये जनता का स्नेह, जनता का प्यार मुझे मिलता रहा। तो मैंने इसीलिए वो नारा दिया था, नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को। बिल्कुल। सर, जब हम अगर राजनीति में शुचिता की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरों की नीतियों पर सवाल भी खड़े करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों को ही मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए? जैसे अगर हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए? देखिए, अटल जी जैसा व्यक्तित्व था हमारे पास, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव ने उनको महत्व दिया और ऐसा जिम्मेदारी वाला काम दिया, और उन्होंने उसको अंजाम भी दिया। ऐसा बात नहीं, उनको अंजाम में भी वो खरे उतरे। ऐसे ही जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अटल जी के ही वो शब्द थे कि आज इस देश की नेता एक है, इस देश के उनके नेतृत्व में हमको चलना है और पाकिस्तान को पराजित करना है। ये मानसिकता विपक्ष की होनी चाहिए, जो आज के विपक्ष में नहीं है। वो निरी स्वार्थों में डूबी हुई और निरे ही हल्के स्तर के चौकीदार चोर है, फलाना ऐसा है, ये सब इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए उन लोगों को। वो स्वयं आए, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, क्यों नहीं चलने देते संसद को, क्यों नहीं हेल्दी, इससे बड़ा स्टेज मिल नहीं सकता जो जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके। वहाँ पर सिर्फ ऊधम मचाना, व्यवधान डालना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। वहाँ आना चाहिए, बहस करनी चाहिए, स्वस्थ बहस के साथ प्रस्तावों में भाग लेना चाहिए। यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन विपक्ष की उससे ज़्यादा बनती है। जी सर, अगर धार्मिक मामलों की बात करें तो क्या सरकार का ये विषय होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या सरकार को धर्म के मामलों में दखल देना चाहिए? धर्म के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म में खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि धर्म के बिना यदि हम अपने जीवन से धर्म को काट देंगे तो निश्चित रूप से अधर्म की ओर बढ़ेंगे। तो राजनीति धर्म में पड़े नहीं, खड़ी रहे, ये जरूरी है।
सर, अगर यूपी में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पिछले कुछ सालों में, खास तौर से पिछले 2-3 सालों की बात करें तो काफ़ी कुछ अपग्रेडेशन भी हुए हैं कई फील्ड्स में। उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? किस तरह के जो नए बदलाव हैं वो आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कहा, शिक्षा की बड़ी दुर्व्यवस्था थी। योगी 1 में वो पटरी पे लाई गई और योगी 2 में वो एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग की ग्रेडिंग में B+ श्रेणी में भी शायद कोई रहा हो, लेकिन आज 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय सरकारी, 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++, 4 सरकारी विश्वविद्यालय A+ और 4 सरकारी विश्वविद्यालय A ग्रेड को पा चुके हैं, और निजी विश्वविद्यालय में 6 A+ को और 4 A+ को। UGC की ग्रेडिंग भी होती है। UGC की ग्रेडिंग में उत्तर प्रदेश का लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालय ग्रेड 1 पा चुका है। आज पूरे देश में इस ग्रेडिंग के इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यह व्यवस्था बनी है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने यह संकल्प लिया था 2022 के चुनाव से पहले कि हर मंडल में, देश का दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का, 18 मंडल में 6 मंडल ऐसे थे जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय ही नहीं था। योगी जी ने संकल्प लिया था कि मैं, अब संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हम अपने कार्यकाल में हर सरकारी मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय देंगे। आज पूरे 18 के 18 मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय या जो 6 रह गए थे उसमें या तो निर्माणाधीन है या काम चालू कर चुके हैं। तो ये एक उपलब्धि। 25 लगभग निजी विश्वविद्यालयों को या तो LOP या LOI मिल चुकी है, जो कि शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए और उसके विकास के लिए आवश्यक है। अब एक नई नीति बनाने जा रहे हैं, माननीय योगी जी ने दिशा निर्देश दिया है हमको कि हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय अवश्य हो। तो उसके लिए एक नई शिक्षा नीति, जो असेवित जिले हैं वहाँ कुछ जो प्रायोजक संस्थाएं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के दरवाजे पे पहुँचे, ये करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ और सहयोगी है न्यूज़ रूम में जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सर, 2 सवाल हैं आपसे। आप स्वयं जो है छात्र राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन जो अभी की स्थिति है कॉलेज स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर छात्र संघ चुनावों की बहाली की जो है मांग समय समय पर उठती रहती है, तो इस मुद्दे को कैसे आप देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है जो रोज़गार से जुड़ा हुआ है। सर, हमने तस्वीरें देखी जब यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी और यूपी का जो पढ़ा लिखा युवा है वो इजराइल तक जाने को तैयार था, और रोज़गार जो मुद्दा है वो चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा था। तो सर, क्या लगता है कि कहीं रोज़गार के मुद्दे पर कुछ कमी रह गई थी? एक आयोग बना था जिसने छात्र संघ के चुनाव के बारे में कुछ सिफारिशें की थी, और उन सिफारिशों के अनुरूप छात्र संघ निर्मित हो, छात्र संघों का गठन हो। ये हमारी तरफ से यानी सरकार की तरफ से पूरी विश्वविद्यालय को खुली छूट है। विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं और उन लोगों को ये कह रखा है कि आप इसके आधार पर करें। तो कुछ जगह होते भी हैं और कुछ जगह वो उस आयोग की रिपोर्ट के मानकों को पूरा नहीं कर पाते कतिपय कारणों से, इसलिए नहीं हो पाते। हमारा तो निर्देश है सरकार का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के जो भी प्रशासन है उसको पूरा कराए। दूसरी बात, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो मोदी जी और योगी की सरकार में रोजगार दिलाने वाला बन रहा है, योजनाएं बनती हैं और युवा बन रहा है, रोजगार भी मिल रहे हैं और रोजगार दिलाने वाले भी। अब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, तो इतने सारे निर्माण हुए वहाँ पर, इतना निर्माण कार्य में न जाने कितने मजदूर जुटे होंगे। ये रोजगार नहीं है क्या? या आज वहाँ पर 5 लाख दर्शनार्थी दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो क्या एक रिक्शे वाले से, चाय वाले से, पान वाले से लेकर होटल तक और सब जगह रेस्टोरेंट तक क्या रोजगार नहीं मिला? ये सब रोजगार के एक साधन है और जो मुहैया कराए गए। सरकारी नौकरी अगर रोजगार की संज्ञा में ली जाएगी तो कोई सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिला सकती, रोजगार दिला सकती। सर, मेरा आपसे सवाल है पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा हाल ही में यूपीएसआई का पेपर हो या यूपीपी का या आरओ का। सर, इस पे आपकी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है? क्या आपकी गवर्नमेंट जो कहती है कि गारंटी की बात करती है आपकी ही सरकार,
आप युवाओं को वो गारंटी देंगे कि दोबारा जो ये पेपर होंगे उनमें इस तरीके की घटना नहीं होगी, पेपर लीक नहीं हो? क्योंकि सालों साल हम युवा तैयारी करते हैं, उसके बाद में सर पेपर लीक हो जाता है। पहले आपने उच्च शिक्षा में भी और डिग्री कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स में भी पेपर लीक की हज़ारों घटनाएं सुनी होंगी। इंटरमीडिएट कॉलेज में भी कई घटनाएं सुनी होंगी इनके एग्ज़ाम्स जब होते थे। अब इन घटनाओं को सुनने में नहीं आती हैं और एक काबू पाया गया है। ऐसे ही जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके भी बोर्ड अब इस हेतु आगे आएंगे। इन व्यवस्थाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से घटनाएं रुकेंगी और सरकार इस ओर प्रयास कर भी रही है। जब हम इतने बड़े बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड में, विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े बोर्ड में पेपर लीक होने को रोक सकते हैं तो वहाँ भी रुकेंगे। सर, एआई आजकल हम काफ़ी सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की स्थिति प्रदेश में क्या है और क्या आने वाले समय में उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो कोई ऐसा ब्लूप्रिंट एआई को लेकर भी तैयार किया जा रहा है? एआई आईटी से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है और आईटी वाले का जो भी है, आईआईटी वगैरह जितने अपने उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सब ये एक बहुत एडवांस स्थिति में एआई के और उनकी नीतियाँ कार्यक्रम ऐसे बन रहे हैं जो एआई भी उत्तर प्रदेश एआई का हब बनने वाला है। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में नेताजी में योगेंद्र उपाध्याय जी थे, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे हमने शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो सवाल हैं उनको समझने की कोशिश की और साथ ही साथ उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में भी समझने की पूरी कोशिश की। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ रूम में नेताजी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ रूम में नेताजी में अगले एपिसोड में एक नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।